हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है ना सब? अच्छे चल अच्छा है ना सब? खत्म हो रहा है हमारा ये चैप्टर, तो थोड़े एक्साइटेड हो? एंड में क्या नई 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 चीजें ये चैप्टर पढ़ा के जाने वाला है। देखिए, अभी तक आपने चैप्टर में बेसिक से शुरू किया था, यानी आपको बोला गया था भाई सिनोनिम सीख लो, एंटोनिम सीख लो, थोड़े ऐसे वर्ड सीख लो जिससे आपका इंग्लिश सुधरता है। फिर आपको बोला गया अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो कि भाई जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हो उसमें होमोनिम्स किसको बोलते हैं, होमोफोन्स किसको बोलते हैं, इतना हमें पढ़ाया गया था। फिर बोला गया था सिंगल वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स भी तुम देख लो। भाई ये भी पता होना चाहिए, ज्यादा बहुत शब्दों का यूज ना करके जो एक शब्द में, एक ही शब्द में आप आपकी भावनाओं को या आपको जो कहना है उसे और कितने अच्छे से कह सकते हो, ये आपको सिखाया गया था। फिर बोला गया था ठीक है भैया, अभी आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली है, अभी क्या कीजिए आप ना अभी थोड़ी सी अपनी स्पेलिंग से सुधार लीजिए। स्पेलिंग सुधारना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। गलत स्पेलिंग लिखोगे तो भाई इंप्रेशन खराब पड़ना है, मार्क्स कम मिलने हैं। सीख क्यों रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक्स तो अच्छी तो होती है नहीं, तो स्पेलिंग्स भी सीख लो। तो ठीक है भैया, हमने सीख लिया स्पेलिंग्स भी। फिर बोला गया कि देखिए अभी आपने स्पेलिंग सीख ली है, अभी आप थोड़े से एब्रीवेशन सीख लो। मतलब क्या है, आप बहुत सी जगहों पे एब्रीवेशन देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो वर्ड को एक्चुअली क्या बोलते हैं। आप थोड़ी एडीबी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। एडीबी एडवोकेट के लिए है शॉर्ट फॉर्म, आप थोड़ी ऐसे पढ़ोगे। आप थोड़ी ईटीसी पढ़ोगे, आप उसको एक्सेट्रा बोलोगे, है ना। तो आपको बोला गया कि भैया थोड़े से एब्रीवेशंस भी पढ़ लेना चाहिए। अब जब भी आपका बेसिक लेवल खत्म हो गया, आपका बेसिक लेवल खत्म हो गया, उसके बाद आपको बोले कि चलो अब थोड़े से हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आपके इंग्लिश में। तो आपको पढ़ाया क्या गया? आपको पढ़ाया गया इडियम्स, पढ़ाया गया फ्रेजेस, पढ़ाए गए, और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़े वो क्या थे? प्रोवर्ब्स पढ़े थे। ये यहाँ तक आपको सब क्लियर है? यानी अगर इसमें से कुछ भी डाउट आता है तो बिंदास मैसेज करना, बिंदास, बिल्कुल डरना नहीं, बेझिझक मैसेज करना। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने कुछ अगर डाउट्स भी पूछे हो तो। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे डाउट्स पूछते हैं। मैं पहले भी कहती, अभी भी कहती हूँ, डाउट्स पूछते हो तो समझता है कि हाँ भैया बच्चा पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है। डाउट्स नहीं पूछते हो तो या तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको कुछ ही नहीं समझ रहा, या तो आपको पूरा समझ गया। भाई बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको पूरा समझ गया। आई होप तो इसमें सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जब आप लोग डाउट्स ना पूछते हो तब, है ना। तो अब आपको बोलिए चलो आप बहुत एडवांस लेवल तक तो जा चुके हो, अब आपको ना थोड़ी इंग्लिश की सीक्रेट्स बता देते हैं। क्या सीक्रेट्स है मैम इंग्लिश की? देखो ना, इंग्लिश बोलता है, देखो क्या है ना, मैं खुद से पूरा नहीं बना हूँ। मतलब मैं इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से निकल के अचानक से एक लैंग्वेज बनी गई, नहीं। मैं ना थोड़ा थोड़ा हर लैंग्वेज का पार्ट हूँ, मुझ में हर लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी चीजें दिखेगी, मुझ में हर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समाया हुआ है ना। मुझ में तू बसा, वैसे ही इंग्लिश में भी 3-4 लैंग्वेजेस बसी हुई है। इंग्लिश बोलता है कौन सी लैंग्वेज को? लैटिन को, फ्रेंच को और जर्मन को। बोलता है भाई मुझ में तू है बसा। भैया क्या शब्द कहे इंग्लिश में, क्या गाया है इंग्लिश में, हिंदी में गाया है। एनीवेज, तो इंग्लिश क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है कि भाई मुझ में ना, मैं अकेला ऐसे इंडिविजुअली मैं ऐसी कोई लैंग्वेज उभर के नहीं आया था, मैं ना कुछ चीजों से बना हूं, मैं कुछ और लैंग्वेजेस से बना हूं, मुझ में कुछ और लैंग्वेजेस भी आपको मिलेंगे, आपको उसके वर्ड्स भी दिखेंगे। वो कौन से लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं? मतलब हमने भी पढ़ा, लैटिन है, फ्रेंच है और जर्मन है। ये 3 लैंग्वेजेस है, लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मन, जिसका आपको थोड़ा थोड़ा अंश इंग्लिश में दिखेगा, उसका अंश दिखेगा, यानी उसके पार्ट्स आपको इंग्लिश में दिखेंगे। वहां से डायरेक्टली या तो अडॉप्ट कर लिया, मतलब वैसा का वैसा वर्ड ले लिया, या तो उसको थोड़ा सा चेंज किया और उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा वैसे उस वर्ड्स को बनाया गया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन वर्ड्स या फॉरेन फ्रेजेस। तो ये फॉरेन वर्ड्स या फॉरेन फ्रेजेस कहां से आए? लैटिन, जर्मन और फ्रेंच से। ये
3 लैंग्वेजेस से आपको फॉरेन वर्ड्स मिलेंगे। वैसे सिर्फ ये 3 ही वर्ड्स है क्या? नहीं, थोड़े रशियंस भी आते हैं, थोड़े स्पेन भी आते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही लैंग्वेजेस के वर्ड्स दिए गए हैं। तो इंग्लिश में स्पेन की भी थोड़ी, स्पेनिश भी थोड़ी लैंग्वेज आ रही है, थोड़ी सी रशियन लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स आते हैं, थोड़े यूज किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही लैंग्वेजेस के से इंग्लिश बन गई, नहीं भैया, थोड़ी सी स्पेनिश भी है उसमें, थोड़ा सा रशियन भी है उसमें। ओके, तो इस ऐसे इंग्लिश एज इन तो हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ इंग्लिश ने अडॉप्ट किया ही है। तो इंग्लिश ऐसे बोल नहीं सकती, इंग्लिश इज लाइक कहाँ से बन के आ गई है, मतलब वाओ, खुद से एकदम इंडिविजुअल लैंग्वेज। जैसे हमारी संस्कृत, कहाँ पे आपको संस्कृत हर जगह मिलेगी। हिंदी आप बोलोगे उसमें थोड़ा बहुत संस्कृत रहेगा, आप मराठी बोलोगे उसमें कुछ कुछ संस्कृत के वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आपको संस्कृत हर जगह मिलेगा। तो हमारा सबका बेस क्या है? संस्कृत है। वैसे इंग्लिश हर लैंग्वेज का बेस नहीं है, एक्चुअली इंग्लिश हर लैंग्वेज से बनी है ना। ये डिफरेंस है मुझे जो आपको इंग्लिश के बारे में बताना था कि क्या है भैया, इंग्लिश बेस नहीं है किसी लैंग्वेज का, इंग्लिश हर लैंग्वेज से बनी गई है। थोड़ा थोड़ा हर लैंग्वेज का इंग्लिश में आपको अंश बोलो दिखेगा, है ना। तो ये आज हमें पढ़ना है इंग्लिश के बारे में। वैसे हमारा कुछ काम था जो आप लोग याद रखे हो या आप कर रहे हो, आई होप कर रहे हो, मैंने इतने दिन से रिमाइंडर नहीं दिया, कर रहे हो ना भाई। मैम क्या, किसकी बात कर रहे हो बेटा? आपको क्या करने बोला था मैंने आपको क्या बोला था, हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें से कुछ न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं। अब ये सारे वर्ड्स नहीं जिसके मीनिंग दिए, बट जिसके मीनिंग में मीनिंग मिल रहा है हमें, है ना, वो कुछ वर्ड्स आप नए जो आपको वर्ड्स आप कहीं से कैच कर रहे हो, तो आपकी लिस्ट बना रहे हो ना आप लोग नए वर्ड्स की। भाई बहुत जरूरी है यार, इंग्लिश को ऐसे हल्के में मत लो। मुझे आप सब लोगों को एग्जीक्यूटिव में देखना है, A to Z को, और रैंक आना ही चाहिए। अब रैंक के लिए आपको सबको करना है भाई, सबको करना है रैंक के लिए टारगेट, और पास तो हर एक को होना है। ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास पास होने के अलावा, पता है कि नहीं आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। आपको इतना टाइम दिया जा रहा है ना, नहीं बहुत फटकारे पड़ेगी आपको अगर आप पास नहीं होगे तो। भैया अगस्त के बाद तो मैं पर्सनली जो मेरे को रिजल्ट किसी का खराब दिखा ना, मैं पर्सनली आपको फोन करके या बुला के ऑफिस में ना फटकारे दूंगी। ऐसे नहीं चलेगा ना यार, आपको इतना टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइजेशन करना है और आप सबको पास होना है। क्या भैया, मुझे सबको एग्जीक्यूटिव में देखना है A to Z, है ना। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, है ना भैया, करनी होगी। आप लोग करोगे, करेंगे। और क्या, आपको लिस्ट बनाने बोला था, बना रहे हो? नहीं मैम नहीं बना रहे, भूल गए। अच्छा हुआ आज आपने रिमाइंडर दे दिया, अब से हम बनाएंगे। आई होप सो बना लो बच्चों, आपके काम में आना है। मेरा क्या है, मेरा पढ़ाई वढ़ाई हो गया, मैं अभी चिल में, मैं अभी सिर्फ तुमको पढ़ाएगा, बट तुम्हारा पढ़ाई बाकी है ना, और हमें CS बनना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। तो लिस्ट बनाइए। एनीवेज अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारी फॉरेन लैंग्वेज को हम थोड़ा वर्ड्स को, एक्चुअली लैंग्वेज सीख रहे हैं हम थोड़ी आपको भी ये पढ़ते पढ़ते आपको लैटिन आ जाएगी, थोड़ी सी फ्रेंच आ जाएगी, और थोड़ा सा जर्मन भी आप सीख लोगे। तो अभी हम थोड़ा सा उसे पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले वो पैरा पढ़ लेते क्योंकि उसमें कुछ नए वर्ड्स हैं, ठीक है। इंग्लिश हैज बोरोड जनरसली फ्रॉम अदर लैंग्वेज, मोर सो फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड जर्मन। तो यहाँ से आपका सबसे ज्यादा वर्ड को लिया गया है, कौन सा, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन, यहाँ से सबसे ज्यादा लिया गया है। बट स्पेनिश भी आएगा, रशियन भी आएगा, है इसमें, जो हमें पता नहीं है बट है, हमारे सिलेबस में नहीं है बट है। आप लोगों ने उसमें से कुछ वर्ड्स पढ़े भी है। जैसे ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला इसमें से तो काफी सारे वर्ड्स मैंने पहले पढ़े यार, बट मुझे पता ही नहीं था ये लैटिन, जर्मन या फ्रेंच या ग्रीक या जो भी है, जहां से भी आई है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं तो पढ़ लिए थे। आप लोगों ने भी बहुत से इसमें से वर्ड्स पढ़े रहेंगे। तो चल आगे, मेनी ऑफ द वर्ड्स borrowed words have been anglicized। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंग्लाइज्ड का मतलब क्या हुआ भैया, इसको क्या किया गया, थोड़ी इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करने के लिए उस तरीके से इसे बनाया गया, उसे उस फॉर्म में चेंज किया गया। एंड टुडे are an integral part of English vocabulary in their original and modified form. For example, restaurant,
कितने बार आप लोगों ने रेस्टोरेंट पढ़ा? आपको कभी पता था ये फॉरेन से आया है? हमें तो लगता था हिंदी में इंग्लिश का ही ओरिजिनल वर्ड है। नहीं, ये भी कहीं बाहर से आया है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है ना। देन रैप्टर, रैप्टर है ना, ये भी वर्ड। रैप्टर मतलब क्या है? रैपो, रैप्टर मतलब जिसके साथ आपका रैपो बहुत भारी है। अपन बोलते हैं ना भाई तेरा मेरा रैपो ना बहुत ही भारी है, बहुत ही भारी है। मन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, आप जो एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हो ना, वो बहुत औसम है आप लोगों का। आपका एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। तो आप क्या हो? आप लोग हो रैप्टर, है ना। आपका रैपो बहुत भारी है। देन नेक्स्ट वाइजावो, वाइवा, सॉरी वाइजावो नहीं, वाइजावो भी एक वर्ड है वैसे। वाइवावोस, वाइवावोस क्या? आप जो वाइवा लेते हो। There are many other expressions which are liberally used in English and yet continue to retain their foreign flavors. They are still outsiders and in print are italicized. Italic में उसके लिखा जाता है। Italic मतलब टेढ़ा, जो वर्ड ऐसे टेढ़ा लिखते हैं ना वैसे, ये ऐसे अरे यार कैसे लिखा जाता है वो टेढ़ा? ऐसे थोड़ा स्लैंट होता है वो। इनिशियो ऐसे स्लैंटिंग में है, जो वैसे स्लैंट होता है ना, टेढ़ा जाता है ना, उसे बोला जाता है इटैलिक, है ना। तो उसमें उसे लिखा जाता है, और वो फॉरेन वर्ड है तो उसको आउटसाइडर बोल के ही दिया जाता है, इसलिए उसको थोड़ा इटैलिक में लिखते हैं कि उसको ना चेंज कुछ नहीं किया, उसको इसी तरीके से रखा गया है, तो उसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा लिखते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा गिरा के। आप वो वर्ड में देखोगे तो ऐसे आते हैं ना वर्ड्स, ऐसे आते हैं ना आपके इसमें गिरे हुए, थोड़े से स्लैंटिंग है ना, टेढ़े है, वो वाले वैसे उसे उसे उस फॉर्म में लिखा जाता है। देन some words given below are of technical nature pertaining to, आपको जो वर्ड्स दिए गए वो कौन से हैं? लॉ से रिलेटेड है, फिलोसफी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और ऑफिशियल डम से रिलेटेड है। ऑफिशियल डम मतलब क्या होता है? मतलब कि जो पीपल इलेक्टेड टू गवर्नमेंट, पीपल जो इलेक्टेड है गवर्नमेंट के लिए, जो लोगों को आपने इलेक्ट किया है, उनको बोला जाता है ऑफिशियल डम। तो उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स है ना, वो आपको पढ़ने के लिए। तो मतलब आपको क्या है भाई, आपको कौन से वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है? आपको लॉ के वर्ड्स पे, पॉलिटिक्स के वर्ड्स पे, फिलोसफी के वर्ड्स पे और ऑफिशियल डम के वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आपकी जो 3 लैंग्वेज में आपको जो दी गई है वो है लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक। ये 3 लैंग्वेजेस के ही वर्ड्स आपको दिए गए हैं। ओके, लैटिन स्टैंड्स फॉर एल, ठीक है, लैटिन स्टैंड्स फॉर, आपके इसमें दिया गया है लैटिन अगर है तो भैया उसको एल से लिखा जाएगा, एल ऐसे ब्रैकेट में दिया जाएगा। और अगर फ्रेंच दिया गया है तो उससे एफ ऐसे लिखा जाएगा। ग्रीक दिया है तो उसके वर्ड के आगे ऐसे जी लिखा जाएगा। तो आपको समझना है कि ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ का है, लैटिन का है या फिर फ्रेंच का है, या फिर अगर जी दिया है तो ग्रीक का है। ओके, तो आपको इस तरीके से आपकी ये जो फॉरेन वर्ड की जो वोकैबुलरी है वैसे आपको पढ़नी है। ओके, ठीक है ना। तो इसमें काफी ज्यादा आपको हर एक का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मैं आपको फ्रेंच भी बहुत दिखेंगे, आपको लैटिन भी बहुत दिखेंगे, आपको ग्रीक्स भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ने मिलेंगे। जैसे कि आज हमारा पहला वर्ड है एब इनिशियो। पहला वर्ड है हमारा आज का एब इनिशियो, जो है एक लैटिन वर्ड है। अब यहाँ से ना काफी सारे लैटिन वर्ड्स की ही लिस्ट रहेगी, एक बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं अभी। तो एब इनिशियो, एब मतलब फ्रॉम, एब का मतलब होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियो मतलब इनिशियल हम पढ़ रहे हैं, हमने इनिशियल वर्ड पढ़ा है, तो वही इनिशियो, इनिशियल का इनिशियो, लैटिन में उसे क्या बोलते हैं? इनिशियो। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करते हैं हम कहानी को। दैट इज फ्रॉम एब इनिशियो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम एब इनिशियो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करते हैं, दैट इज एब इनिशियो। अब जो सेकेंड वर्ड है वो भी क्या है? एब ही है उसमें, बट उसमें चेंज क्या हो रहा है? एब ओरिजिन आ रहा है। क्या आ रहा है? एब ओरिजिन। मतलब क्या? एब का मतलब तो हमने देख लिया फॉर्म है, फ्रॉम, सॉरी, एब का मतलब हमने क्या देखा है भैया? फ्रॉम है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। तो ये हमारा फ्रॉम है, एब का मीनिंग FROM, फ्रॉम। एब का मतलब हो रहा है फ्रॉम। अब एब इनिशियो हुआ था तो समझ गया, इनिशियो तो हमें समझ गया कि ना इनिशियल है तो मतलब स्टार्ट हो रहा है। अब एब ओरिजिन है
ओरिजिन है भैया। ओरिजिन क्या होता है? जहां से तुम पले बड़े हो, जो तुम्हारे रूट्स है, कहां से तुम आए हो, वो है आपका ओरिजिन। तो वही है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसका मीनिंग क्या है एब ओरिजिन का? फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये हमारे कुछ 2 वर्ड्स हमने पढ़े। कौन से पढ़े? एब इनिशियो और एब ओरिजिन। ओके मैम, तो ठीक है, ये 2 वर्ड्स तो हमने कभी हमारे लॉ में हमने पढ़े हैं ना भाई। लॉ में आपने एब इनिशियो एब ओरिजिन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। एब इनिशियो तो डेफिनेटली पढ़ा है ये वर्ड। मजाक मत करो, नहीं पढ़ा है बोलो मत, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं है। वापस जाके पढ़ाई करो कि एब इनिशियो तो हुआ है। अब जो नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे ना, हमारा आज का सेकेंड वर्ड क्या था? अडेंडा, है ना? अडेंडा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? अडेंडा मतलब है लिस्ट ऑफ एडिशन। अडेंडा, एडिशंस, क्या क्या ऐड हो रहा है। अडेंडा इन द लिस्ट ऑफ बुक्स, सॉरी, अडेंडा ऑफ बुक्स मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना? लिस्ट ऑफ एडिशंस, एडिशंस इन लिस्ट ऑफ बुक्स। तो ये होता है अडेंडा, अडेंडा। ओके, देन नेक्स्ट इज एब लिबिटम। क्या है? एब लिबिटम, एड लिबिटम। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? स्पीक और परफॉर्म इन पब्लिक विदाउट एडवांस प्रिपरेशन एट वंस डिजायर। क्या है? आपके बुक में क्या दिया हुआ है वो पढ़िए पहले। स्पीक और परफॉर्म इन पब्लिक विदाउट एडवांस प्रिपरेशन, यानी कि आप ना बिना प्रिपरेशन के स्टेज पे चले गए, आपके मन से जो आया आपने वो परफॉर्म किया। तो एट योर ओन डिजायर आप परफॉर्म कर रहे हो। आप एक्सटेम्पर मतलब मन में आया वो परफॉर्म किए। आपने कोई प्रिपरेशन की है क्या? नहीं की है। आपने कुछ सोचा है आप क्या करोगे? नहीं करोगे। जस्ट आप स्टेज पे गए, जो मन में आया वो परफॉर्म आपने किया। फिर नेक्स्ट है एड वलोरम। नेक्स्ट क्या है? एड वलोरम। उसका मीनिंग क्या होता? उसका मीनिंग क्या होता है? एड वलोरम, मेजर अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मेजरमेंट किसके हिसाब से कर रहे हो? वैल्यू के हिसाब से। जैसे टैक्स में हम जब टैक्स पे करते हैं, जब प्रॉपर्टी का टैक्स होता है तो उसको उसका वैल्यू चेक करते हैं उसको टैक्सेशन लगाने के लिए। तो मेजर क्या करना है हमें? उसके वैल्यू पे उसे मेजर करना है, प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू। ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू, उस हिसाब से हम मेजर करेंगे। देन अभी ये जो एड वलोरम है, एड वलोरम है, ये जो एड वलोरम है इसका एक सिनोनिम है। एड वलोरम का सिनोनिम है। एड वलोरम का सिनोनिम क्या है भैया? एड वलोरम का एक सिनोनिम है जो आप आगे वर्ड पढ़ने वाले हो, याद रखना ये वर्ड हम आगे पढ़ेंगे। प्रो राटा। क्या है इसका सिनोनिम? प्रो राटा। एड वलोरम का सिनोनिम क्या है भैया? वापस से प्रो राटा। काइंड ऑफ, बहुत इंटरचेंजेबली ये वर्ड को यूज किया जाता है। हाँ भैया किया जाता है। तो इसको क्या कहते थे इसे? हाँ, इसे ऐसे चेंज कर करके यूज करते हैं क्या? हाँ, ये करते हैं। किसी चीज में एड वलोरम यूज किया जाता है जहां वैल्यू आता है, जहां रेट्स लगाने होते हैं। रेट, राटा इज रेट के लिए आप याद रखिए। राटा को किसके लिए याद रखोगे आप? रेट। प्रो राटा, तो दिस इज प्रो के लिए आप याद रखते हो प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ, देखो प्रोपोर्शन उसको याद रखा जाए तो प्रो के लिए आप याद रख सकते हो प्रोपोर्शन, राटा के लिए आप याद सकते हो रेट। तो प्रोपोर्शनेट रेट में उसे मेजर करना इज प्रो राटा। और प्रो वेलोरम क्या है? प्रोपोर्शनेट वैल्यू में। वेलोरम इज वैल्यू, वेलो इज वैल्यू के लिए आप याद रखो, और राटा को आप रेट के लिए याद रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एड वेलोरम एंड देन प्रो राटा। प्रो फॉर प्रोपोर्शनेट के लिए याद रखो, राटा को रेट के लिए याद रखो। ठीक है, देन नेक्स्ट एडहॉक। एडहॉक, ओके, इसका क्या होता है? अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड और अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, इलेक्टेड अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। तो कुछ चीजें, कुछ पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई जा रही है, तो उसको बोलेंगे एडहॉक बॉडी। जो टेम्पररी होती है, जो परमानेंट होती है क्या? नहीं। टेम्पररी किसी चीज को एड्रेस करने के लिए बनाई जा रही है तो उसे क्या बोला जाएगा? एडहॉक
बॉडी, एडहॉक कमिटी, आई मीन एडहॉक कमिटी बोलेंगे। एडहॉक का मीनिंग क्या होता है, किसी स्पेसिफिक चीज को एड्रेस करने के लिए जब आप कोई कमिटी या कुछ ऐसा फॉर्म करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, एडहॉक कमिटी। और वर्ड क्या है वो, एडहॉक, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज या पर्पस को एड्रेस करने के लिए कुछ करते हो तो वो होता है एडहॉक, मतलब टेम्पररी, सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए, परमानेंट है क्या नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे ये चीज का जो जिस चीज के लिए हम जो मोटिव से हमने ये कमेटी बनाई थी वो हमारी फुलफिल हो जाएगी, वैसे ही ये कमेटी भी बंद हो जाएगी। और जैसे वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो हम उसके ऊपर आगे काम ही नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है, एडहॉक कमेटी, टेम्पररी के लिए, टेम्पररी किसी काम पे फोकस करने के लिए या किसी काम पे काम करने के लिए या किसी चीज पे काम करने के लिए ये एडहॉक वर्ड यूज होता है। और एडहॉक कमेटी यानी कि भाई किसी कमेटी, कोई टेम्पररी कोई कमेटी बनाई जा रही है किसी पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने के लिए। देन नेक्स्ट, एड इन्फिनिटम, इन्फिनिटम आप इसी से समझ सकते हो, इन्फिनिटी से रिलेटेड। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, टू इन्फिनिटी और एंडलेसली या फॉरएवर, टू इन्फिनिटी एंडलेसली। अल्मा माटेर यानी आपके जो कॉलेज है, जो स्कूल में आप पढ़े हो उससे बोला जाएगा। जब आप वो स्कूल से निकल जाते हो ना तो वो स्कूल, वो कॉलेज आपके लिए क्या हो जाएगी, अल्मा माटेर। ओके, अल्मा माटेर। अब जैसे कि अगर मेरी कौन सी कॉलेज थी, मेरी ना DES थी, अपनी फर्ग्यूसन कॉलेज में लॉ मैंने किया। और हमारा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पुणे यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है ना, वहां से मैंने अपना LLM कंप्लीट किया है। अब अगर मुझे ये दोनों में से एक भी कॉलेज, चलो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पुणे यूनिवर्सिटी में अगर मुझे बुलाया जाता है कि मैम आप आइए यहाँ पे ना, आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा प्रोफेसर, आपको यहाँ का वर्किंग अच्छे से पता है तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके थोड़े लेक्चर्स दे दो। तो आप कुछ टाइम के लिए हम आपको यहाँ पे गेस्ट लेक्चर बोल के बुलाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं क्या कहूंगी उसके लिए, आई वॉज डिलाइटेड that I was invited to be a guest lecturer at my alma mater. मतलब कहाँ पे भी, मैं मेरी जो पुरानी कॉलेज थी ना, मेरी रिसेंट वही पुरानी कॉलेज है भैया, वहां से मैंने किया है। तो वहां पे जब मुझे बुलाया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो मैं क्या है मेरे लिए, वो कॉलेज को मैं क्या बोलूंगी, अल्मा माटेर, है ना। मैं जहाँ से पढ़ी हूँ, पास आउट हुई हूँ, उससे अच्छा मैं बोल दूंगी अल्मा माटेर, समझ जाएंगे लोग। देन नेक्स्ट, एलाकार्टे का मतलब होता है, देखो एलाकार्टे अब यहाँ से शुरू हो रहे फ्रेंच वर्ड्स, है ना। यहाँ से अब हम कुछ एक दो फ्रेंच वर्ड्स पढ़ेंगे। तो ये एलाकार्टे क्या है, अभी तक हमने जो पढ़े वो सारे क्या थे, लैटिन वर्ड्स थे। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा एक फ्रेंच वर्ड है। तो हम फ्रेंच वर्ड क्या पढ़ने वाले हैं, एलाकार्टे। एलाकार्टे का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू कार्ड और लिस्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ड और लिस्ट। यानी अब जैसे कि अगर आप कहीं पे होटल जा रहे हो तो होटल में ना आपको एक ऐसी लिस्ट, मेन्यू कार्ड दिया जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे आइटम्स दिए जाते हैं और यहाँ उसकी प्राइसिंग दी जाती है ना। एलाकार्टे का मीनिंग यही है, यहाँ पे आप मेन्यू से डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या ऑर्डर करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बफे सिस्टम। बफे सिस्टम में जाने से बेटर है आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप बोलोगे मुझे ये आइटम चाहिए, मुझे पनीर चाहिए, मुझे नान चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे बस पनीर नान और मसाला पापड़ चाहिए, बस और कुछ नहीं, मेरा पेट भर जाएगा, मैं इतना ही खा सकता हूँ। बट आप बफे में जाओगे तो आपको ऑप्शन रहता है क्या चाहिए क्या नहीं, वहाँ जो होता है आपको वो सारी चीजें, उनमें से आप कुछ भी भले ही सेलेक्ट कर लो, बट उतने के लिए आपको पे करना ही है। यहाँ आप सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए पे करोगे जो आपको चाहिए। तो ये क्या है, एलाकार्टा सिस्टम है, एलाकार्टे सिस्टम है। वैसे अभी जो गवर्नमेंट है हमारे DTH, हमारा टीवी DTH, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, हैथवे, ये सब हमारे कनेक्शन वाले है ना, हमारा वो केबल वाला सर्विस हटा के उन्होंने ये ला दिया। अब इसमें भी उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट किया, यहाँ में हमें ऑप्शन दिया कि भाई आप जो चैनल्स देखना चाहते हो ना सिर्फ उसी के लिए पे करो। आपको हर एक चीज के लिए पे करना जरूरी है क्या, नहीं, जो आपको चैनल चाहिए सिर्फ उसी के लिए पे करो, उसी के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन लो। तो हमारे DTH, हमारे टीवी की जो सर्विसेज है, DTH सर्विसेज है, उसमें भी क्या हो गया है, एलाकार्टा हो गया है। ओके, तो यही है हमारा एलाकार्टा। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्ड और लिस्ट, आपको जिस तरीके से पे करना है उस हिसाब से पे करो। आपको पूरा बंडल के लिए पे करना नहीं पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर चीजों के लिए ही पे करना होगा।
देन नेक्स्ट एला मोड। अब याद रखना एला एला जहां वर्ड आएगा वो फ्रेंच में यूज होना है, तो अब हम क्या सेकंड है हमारा एला मोड, यानी अकॉर्डिंग टू फैशन। एला मोड को याद रखने के लिए आप ये याद सकते हो वेरा मोड है, वेरा मोडा है ना, तो वैसे ही उससे आप याद रख लो एला मोडा की जगह वेरा मोडा, मतलब जो फैशन से रिलेटेड है। और फैशन से रिलेटेड मतलब जो अप टू डेट, जो अभी चल रहा है, जो आपका ट्रेंड में है, वो है आपका एला मोड अकॉर्डिंग टू फैशन। ओके, जो इन फैशन में है, अपडेट लो, इन ट्रेंड क्या है, वो जो चीज ट्रेंड में है उसे क्या बोली जाएगी, एला मोड। देन नेक्स्ट अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। अब यहाँ अल्टर का मतलब क्या होता है, कुछ चेंज करना, कुछ चीज को चेंज करना। ओके, ईगो, तो ईगो इज ईगो हमारा। ओके, देन अल्टर ईगो, तो अल्टर ईगो क्या है, द अदर सेल्फ। क्या है ये, द अदर सेल्फ, यानी आपकी जो अल्टरनेटिव पर्सनालिटी है, आपके जो आपका जो दोस्त है ना, आपका क्या होगा, अल्टर ईगो होगा, यानी एग्जैक्ट आपके जैसा रहेगा या काफी हद तक आपके जैसा रहेगा, आपके जैसे सिमिलर रहेगा उसके, और आपकी सोच सेम रहेगी, आपका उठना बैठना सेम रहेगा, आपका चलने तलने का कई हद तक चीजें सेम जब हो जाती है ना, तो उसे बोला जाता है अल्टर ईगो। सेम पर्सनैलिटी आपकी रहेगी उसके जैसी, आप जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उसकी भी वैसी ही पर्सनैलिटी होगी। ओके, नाउ देन उसका आप कैसे है, हाँ उसके लिए एक और वर्ड है, सॉरी, आपका जो अल्टर ईगो है उसके लिए एक और सिनोनिम वर्ड है, वो सिनोनिम वर्ड क्या है, डॉपलैंगर। ओके, डॉपलैंगर, डॉपलैंगर मतलब क्या, आपके जैसा एग्जैक्ट दिखने वाला इंसान को क्या बोला जाएगा, डॉपलैंगर। अमिताभ बच्चन का डॉपलैंगर है, सचिन का डॉपलैंगर है, आपके डॉपलैंगर्स है, मेरे डॉपलैंगर कौन है, मेरी बहन है, मेरी जो सिस्टर्स है, एक डिक्टो सेम दिखते हैं, ऐसे घर सब लोग बोलते हैं, हमें कहीं से लगते नहीं है, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम दोनों को देख के कौन है, तो हम लोग क्या हुए एक दूसरे के डॉपलैंगर। वैसे ही सचिन के जो डुप्लीकेट है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्टो जो पर्सनैलिटी है एकदम कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी हम हिंदी में बोलते हैं, कार्बन कॉपी, वैसा जो है भाई सेम टू सेम, उसे क्या बोला जाएगा, डॉपलैंगर, और वही क्या हो गया, अल्टर ईगो। देन नेक्स्ट अमेंडे ऑनरेबल, क्या है, अमेंडे ऑनरेबल। देन अ पब्लिक और ओपन एपोलॉजी, रेपरेशन, रेपरेशन, आप किसी को पब्लिकली एपोलॉजी कर रहे हो, किसी से आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, किसी को आप सॉरी बोल रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, अमेंडे ऑनरेबल। देन नेक्स्ट एम्योर पॉपर, एम्योर पॉपरा, एम्योर पॉपरा। ओके, एम्योर पॉपरा इज अ फ्रेंच वर्ड, एम्योर पॉपरा, तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या हो रहा है ये, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, इन सब के लिए वर्ड्स है ये, किसके लिए, अमेंडे, सॉरी अमेंडे ऑनरेबल नहीं, एम्यूर, अम्यूर, अम्यूर पॉपर्स, अम्यूर पॉपर्स के लिए क्या क्या वर्ड्स है भैया, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट या सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ये सब का किसके लिए है, अम्यूर पॉपर्स। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थिंग या political or social system that have been displayed by a modern one, ancient regime है ना हमारा, ancient regime, एंशियन रेजिम जो है हमारा, मतलब क्या होता है एंशियन रेजिम का मीनिंग क्या है भैया, एंशियन रेजिम का मतलब है द फॉर्मर ऑर्डर ऑफ थिंग, यानी कि जो पुराने जमाने से जो चलता आ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल जो है सिस्टम जो है, जो पुराने जमाने से जो चला रहा है, जो अब आउटडेटेड हो चुका है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर कोई अभी राजा बन के बैठा और बोला ये राज्य है मेरा, मैं यहाँ का किंग हूँ, यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा, तो ये क्या हो गया, एंशियंट रिजिम हो गया। मतलब क्या भैया, पुराना रिजिम, जो पुरानी थी चीजें अब आउटडेटेड है, अब वो चलती क्या है, नहीं चलेगी, तो वही बोला जाएगा एंशियंट रिजिम। अब उसे रिप्लेस किससे कर दिया, मॉडर्न वन से रिप्लेस कर दिया गया है, देन आउटडेटेड रिजिम भी से बोलेंगे। देन अप्रोस्टेरियर, अब जो सॉरी अप्रोस्टेरियर और जो सेकंड वर्ड है आपका अप्रायरियर, ये दोनों ना एक दूसरे के एंटोनिम है। ओके,
तो ये जो आपके वर्ड है अपोस्टीरियर और अप्रायरियर, ये एक दूसरे के क्या बनते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के ना एंटोनिम है। ओके, तो चलो हम इसको थोड़ा सा लिख ले, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़े अच्छे से। और अपोस्टीरियर, और एक सेकेंड, हमारा वर्ड क्या है, अप्रायरियर। ओके, तो ये जो अपोस्टीरियर वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आप ना फैक्ट्स पे से थ्योरी बना रहे हो। इसका मीनिंग क्या है, फैक्ट्स से थ्योरी बन रही है, फैक्ट्स पे से थ्योरी बन रही है। मतलब पहले आपने ना ऑब्जर्व कर लिया, पहले आपने देख लिया कि क्या है, पहले आपने देखा कि सन है ना कहां से उगता है और कहां पे सेट होता है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले फैक्ट बना रहे हो, पहले आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीजें कैसी चल रही है। आप पहले ये देख रहे हो कि पहले हैन आया था या पहले एग आया था। मजाक कर रही हूं, ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो पहले आप क्या देख रहे हो, पहले आप ये देख रहे हो कि सन कहां से उग रहा है, सन कहां पे सेट हो रहा है, पहले आप ये देख रहे हो। तो पहले आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सन बोल रहे हो, आप पहले सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आप फैक्ट देख रहे हो क्या है। पहले आप ये देख रहे हो कि डे कब हो रहा है, नाइट कब हो रही है, कितना टाइम लग रहा है डे होने को, कितना टाइम लग रहा है नाइट होने को। तो आप क्या कर रहे हो, पहले फैक्ट बता रहे हो कि ना आप इतना टाइम 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है। तो आप पहले ये फैक्ट, इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो नॉर्मल, इसमें अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए तो हाफ डे होता है, हाफ डे नाइट होती है, 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है। और समर के टाइम पे थोड़ा सा दिन बढ़ जाता है, 7 o'clock 7:30 तक दिन होता है, और फिर उसके बाद में नाइट हो जाती है, टोटल नाइट हो जाती है। मतलब 7 o'clock तक थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया होता है। तो 7:30 तक थोड़ा बहुत उजाला रहता है, तो ऑलमोस्ट ये डॉन का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। एंड देन क्या बोल रहे हो आप, फैक्ट है, तो ये पहले फैक्ट है, तो यहाँ से फैक्ट आया, फिर आपने थ्योरी लिखी कि भाई ऐसा ऐसा है। तो ये क्या है, अपोस्टीरियर। ओके, पहले आप फैक्ट पढ़े हो, है ना, पहले आपने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने भी पहले लॉ ऑब्जर्व किया और फिर उसमें लॉ लिखा कि ये ऐसा ऐसा है। तो दैट इज अपोस्टीरियर। तो यहाँ पे क्या, एम्पिरिकल, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या फिर फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज। पहले इफेक्ट देख लो, पहले आप फैक्ट से देख लो, पहले देख लो कि क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आपने जैसे हाइपोथिसिस वाला, सॉरी हाइपोसिंथेसिस नहीं, ओके, आप जो प्लांट के लिए हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए आप पहले देखते हो कि प्लांट को लाइट लगती है क्या। हमने बचपन में पढ़ा है वो चीजें कि प्लांट को लाइट जरूरी है, अंधेरे कमरे में रखोगे तो उतने अच्छे से उगता नहीं है, उसको लिए सन उसका फूड है, हमें वो जरूरी होता है। आप पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप पहले ये एक्सपीरियंस ले रहे हो, मतलब आप इफेक्ट देख रहे हो, अगर सन में नहीं रखा तो प्लांट को क्या हो रहा है, उसके बाद में आप थ्योरी लिख रहे हो। तो फैक्ट टू कॉज, तो ये है सॉरी इफेक्ट टू कॉज, तो आप ये अपोस्टीरियर में है। अब अप्रायरियर क्या होता है, इसका उल्टा, पहले आप थ्योरी लिख रहे हो और फिर आप फैक्ट को डिडक्ट कर रहे हो, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यानी पहले का हाइपोथेसिस बोल रहे, देखो हाइपोथेसिस बना रहे हो, तो पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, पहले आप बोल रहे हो कि यार ऐसा हुआ तो ऐसा होता होगा। मतलब पहले ना आप लोग क्या बोल रहे हो, आप पहले बोल रहे हो कि ना प्लांट है ना बिना सन के रह सकता है, उसके लिए सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका हाइपोथेसिस है। मतलब आप एक जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि शायद ये ऐसे हो सकता है, तो वो है आपकी पहले थ्योरी, मतलब आप पहले बता रहे हो शायद हो सकता है, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर फैक्ट्स लिख रहे हो, फिर बाद में आप उस पर रिसर्च कर करके आप उसके ऊपर आंसर कर रहे हो, तो या फिर उसको प्रूव करोगे ये राइट है या गलत, तो वो है अप्रायरियर। तो ये क्या है, कॉज टू इफेक्ट, उल्टा जा रहा है। तो ये क्या था हमारा, इफेक्ट टू कॉज था, अब ये उल्टा जा रहा है, कॉज टू, पहले कॉज आ रहा है फिर इफेक्ट आ रहा है, तो इट्स कॉज टू इफेक्ट। ओके, तो देखो साइंस कैनॉट बी टॉट अप्रायरियर। साइंस आप कैसे अप्रायरियर बोल के नहीं, हाइपोथेसिस में आप साइंस नहीं पढ़ा सकते हो। जैसे अगर आप कभी डेजर्टेशन कभी आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च में ना आपको पहले हाइपोथेसिस देना होता है, आप किसके लिए काम करना चाहते हो, आप चीज अगर प्रूव्ड है तो आप काम ही क्यों कर रहे हो। तो रिसर्च में ना आप पहले
जो आपकी हमारी जो रिसर्च होती है, लॉ की जो रिसर्च होती है ना, तो उसको आप क्या करते हो, पहले ना आप उसमें बोल देते हो कि अगर ये चीज के लिए ना ऐसे हो सकता है, तो आप ये पहले बोल रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, फिर बाद में आप उसके हिसाब से स्टडी करते हो, आपका ये हाइपोथेसिस है, आपको उसको प्रूव करना है, तो आपके हिसाब से आप उसको रीड करते हो, उसके ऊपर आप वैसी स्टडी करते हो। तो ये लॉ में होता है अ प्रायर। यहाँ पे आप पहले ना हाइपोथेसिस दे देते हो, आप बोल देते हो कि ऐसा होगा, शायद ऐसे हो सकता है, तो आप यहाँ पे पहले कुछ चीजें ऐसे बता दे रहे हो रफली कि शायद ऐसे हो, थेरी दे रहे हो, और फिर उसके हिसाब से आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रोस्टेरियर में आप यहाँ पे प्रोस्टेरियर में आप क्या करो, पहले आप फैक्ट बताते हो कि ऐसा होता है, फिर उसके आप थ्योरी लिख रहे हो कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आप उसको बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो, थ्योरी में आप लिख के एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो समझा ना इसका मीनिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉज टू इफेक्ट एंड इफेक्ट टू कॉज इतना ही दिया था, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, तो अ प्रोस्टेरियर या अ प्रायर। ठीक है, देन props, तो इसका मीनिंग क्या है, विथ रेफरेंस टू। क्या है भैया, विथ रेफरेंस टू। हम नेक्स्ट वर्ड पे आ गए हैं। ओके, तो ये अभी हमारा खत्म हो गया, ये आपको समझ गया, नहीं समझा तो प्लीज मुझे मैसेज करना, कॉल करना, कुछ भी करना, बट मुझे इसका मीनिंग पूछना, क्योंकि ये दोनों थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, देन नेक्स्ट अ प्रॉपर्स। देन अ प्रॉपर्स का मीनिंग क्या है, विथ रेफरेंस टू, यानी कि आपने कुछ बात की, जैसे आपने बोला आई रिमेम्बर दैट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल एंड दैट आई slept I what I said, I talked to my ma'am and she said that okay, getting CS is a very opting for CS is a very good option. तो ये आपका एक स्टेटमेंट था, बट आप इसको विथ रेफरेंस टू कैसे बोलोगे, ये देखो, यानी कि आप अ पे कैसे इसमें यूज करोगे। when I was talking to my ma'am, when I was going to school at नहीं, when I was talking to my ma'am a propose on 30th July, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना, 30th July when she was having blah blah blah, when she came to school and she was in a good mood, तो I had a talk with her and she said that CS is a very good profession. तो भैया अब प्रॉपर्स विथ रेफरेंस टू, मतलब भाई उस दिन पे मैम ऐसे ऐसे करके आई थी, तब ऐसे ऐसे हुआ था, फिर हमने ऐसी बात की, तो अब हमारे को मैम ने उस टाइम पे ऐसे ऐसे बोला था, उस टाइम पे मैम ने ऐसे हमें बताया गया था, तो अब उसके ऊपर आप आगे बात करोगे। ओके, तो ये है आपका अ प्रॉपर्स। देन नेक्स्ट इज अकरेंट। Then it is fully acquainted with matters, well informed or up to date. fully acquainted में आप up to date हो, आपको उसके बारे में सारी जानकारी है। जैसे जनरल नॉलेज, अभी आपको क्या है, आपको करंट अफेयर्स है, तो आप उसके बारे में क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट फेट, उसका मीनिंग क्या है, until we meet again, फेट एक्सपर्ट हैविंग डिटेल नॉलेज, फेट एक्सपर्ट है हैविंग डिटेल नॉलेज। जैसे अब्दुल कलाम वॉज मिस्टर अब्दुल कलाम, या डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ फेट इन हिज फील्ड इन साइंस, यानी तो हैविंग डिटेल नॉलेज, उनको क्या थी, सारी डिटेल नॉलेज थी साइंस के बारे में, है ना, वो साइंटिस्ट थे, तो ऑब्वियसली नहीं। देन नेक्स्ट अ रेवियर, ये भी क्या हमारा फ्रेंच वर्ड है, until we meet again। चलो भैया, जिस दिन ये क्लास खत्म होगी उस दिन अपन सबको यही बोल के बाय बाय करेंगे, क्या, अ रेवियर। ओके, until we meet again। then next event props, इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ है event props। मीनिंग क्या है, प्रीलिमिनरी मैटर या प्रीलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग का जो मैटर है ना, उसको आप बोलोगे प्रीफेस जब दे दे ना, हर बुक के बाद में एक प्रीफेस होता है ना, तो वही है अवेंट प्रॉपर्स। देन नेक्स्ट अवेंट ग्रेड यानी न्यू, अनयूजुअल या एक्सपेरिमेंटल, यानी ऐसे लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यू टेक्निक्स को अपनाते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, अवेंट ग्रेड। यानी न्यू, अनयूजुअल, एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये लोग कैसे है, ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लोग हमेशा कुछ ट्राई करते रहते हैं, ये लोग कंजर्वेटिव नहीं है,
ये लोग क्या नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, अवेंट ग्रेड। देन नेक्स्ट ब्यू आइडल, ब्यू आइडल, इट्स आइडल ऑफ परफेक्शन। क्या भैया, आइडल ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन है। देन परफेक्ट है वो, कुछ गलती करने वाले में से नहीं। देन ब्यू मॉन्डे, ब्यू मॉन्डे क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फैशन, फैशन, वर्ल्ड ऑफ फैशन यानी हाई सोसाइटी, हम लोग जो नॉर्मल इसमें हम बोलते हैं ना हाई सोसाइटी वाले लोग, तो ये क्या है, वर्ल्ड ऑफ फैशन, मतलब फैशन के बारे में एकदम टॉप रहते, अप टू डेट रहते, जो फैशन चल रहा है वो भी वैसे ही रहते, तो वर्ल्ड ऑफ फैशन। बियोक्सप्रिट यानी मैन ऑफ विट, मैन ऑफ विट। देन नेक्स्ट बेटी नोयर, बेटी नोयर, इसका मीनिंग क्या होता है, स्पेशल अवर्शन, यानी कि ना ऐसे दो लोग जिनको एक दूसरे के लिए ना बहुत डिसलाइक है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दैट इज बेटी नोयर, है ना। हाँ, बेटी नोयर वही है, दो लोग ऐसे जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को अभी तक पसंद नहीं करता, बहुत टाइम से हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को देखना भी नहीं, तो वी आर बेटी नोयर, है ना, तो वही है बेटी नोयर, अ स्पेशल अवर्जन। India has always been a betting noir of Pakistan. Then next, bona fide. Bona fide यानी sincere. अब यहाँ जो bona है ना, उसको क्या बोला जाता है, bona fide में जो bona है, या इसको bene भी बोलते हैं। ओके, तो ये bona या bene कुछ भी बोला जाता है, ये दोनों अगर यूज हो रहा है, ये दोनों वर्ड्स यूज हो रहा है, तो वो बोलता है good. It indicates something good. Okay. So, bona या bene, bona या bene is good, bona या bene is good, और इसी का ऑपोजिट क्या आएगा, bona bene good हुआ, तो अब इसका ऑपोजिट क्या आएगा, mala, bad, malafide, हमने पढ़ा है कहीं कहीं, आपने सुना, bona fide मतलब जेन्युइन है, गुड है, तो malafide क्या है, जेन्युइन नहीं है, तो दैट इज बोना एंड बेने का आया, तो कहाँ पे भी अगर ये बोना या बेने यूज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो गुड है, कुछ अच्छा है उसमें, और मैला आया है तो भैया कुछ खराब है ना, खराब है, बैड है, तो यहाँ पे बोनाफाइड क्या है, जेन्युइन या सिंसियर, ओके, या ऑथेंटिक बोलो, ऑथेंटिक भी बोल सकते हो, है ना। जैसे ही इज अ बोनाफाइड सिटीजन इन इंडिया, यानी कि भैया सही सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास, सच में ये इंडियन बॉर्न है, ये इंडियन बॉर्न नहीं, सॉरी इंडियन सिटीजन है। देन नेक्स्ट ब्रिजार, ब्रिजार पढ़े हो, आजकल ये वर्ड बहुत यूज में आ रहा है, ब्रिजार हर जगह, कहाँ का वर्ड है भाई, फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है ये ब्रिजार, मतलब क्या, स्ट्रेंज, कुछ अजीब, अननोन, पता नहीं कुछ अजीब ही हो रहा है, आप बोलते हैं द ब्रिजार मूवमेंट हैपेंड हियर एंड देयर, अ ब्रिजार थिंग अपीयर्ड ऑन द रोड्स, न्यूज में बहुत सुने होंगे, ब्रिजार मतलब क्या, कुछ तो स्ट्रेंज, कुछ अजीब, कुछ अलग, जो कभी देखी ना हो, वैसी चीज को बोलेंगे ब्रिजार। बॉन वॉयज, नेक्स्ट बहुत यूज होता है ये वर्ड, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज होता है, जब भी किसी को जर्नी पे कोई जा रहा है ना कहीं घूमने फिरने के लिए, तो उसको बोलते हैं बॉन वॉयज, बॉन वॉयज, चलो भैया अच्छी जर्नी हो, गुड जर्नी हो, तुम्हारी अच्छी जर्नी हो, तो उसको बोला जाता है बॉन वॉयज। ये क्या है, आपको ग्रीटिंग्स देने का एक तरीका है। देन नेक्स्ट कैसा बेली, क्या है ये, कैसा बेली, तो यहाँ जो कौसा बेली, केस बेली, कैस बेली, कैस बेली में जो, एक मिनट, सी, सॉरी, कैस बेली, यहाँ पे इसका मतलब होता है केस, ओके, इसका मतलब होता है केस, और बेली का मतलब होता है वॉर, यानी कि कुछ वॉर से रिलेटेड ये बात होनी है, दैट विच कॉजेस, और क्या जस्टिफाइज अ वॉर, तो इट्स कैसा बेली, कौसा बेली, कौसा बेली, तो दैट इज कुछ ऐसी चीज जो वॉर को जस्टिफाई कर रही है। देन कैसे सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट, तो इसका मतलब क्या है, अ फेमस केस विद इन लॉ, कॉन्ट्रोवर्शियल वेल पब्लिश्ड इशू, क्या है, फेमस केस, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल केस था, बहुत पब्लिश हुआ है और बहुत फेमस केस है लॉ का, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉसा सेलिब्रेट।
जैसे हमारे इंडिया में 2G स्कैम 3G स्कैम जो भी 2G स्कैम सबसे ज्यादा हुआ था एक्चुअली 2G स्कैम हुआ था तो बहुत बड़ा इशू बन गया था तो क्या था 2G scam was a big was a huge case of 2G scam was a huge case of Cosa Celebre क्या है 2G scam was a huge case of Cosa Celebre then next charged affairs क्या है ये charged affairs इसका मीनिंग क्या है a deputy to the ambassador or a diplomat representative in a minor country डेप्यूटी टू द एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर से जिसका नीचे का पोस्ट होता है ना उसको बोला जाता है चार्ज्ड अफेयर्स डिप्लोमैट भी बोल सकते हो डिप्लोमैट है तो क्या है वो जो एम्बेसडर है उससे नीचे जो एम्बेसडर के एब्सेंस में सारी जिम्मेदारी किसकी होती है डिप्लोमैट की होती है तो एम्बेसडर के नीचे जो होता है उसे क्या बोला जाता है चार्ज्ड अफेयर्स ओके देन नेक्स्ट ये चार्ज्ड अफेयर्स कौन सा है फ्रेंच वर्ड है अगेन काफी सारे फ्रेंच वर्ड्स है ना ग्रीक तो हार्डली कुछ आया अभी तक तो हम सारे फ्रेंच या लैटिन ही पढ़े देन चीफ ड्योर इसको क्या बोलेंगे मास्टरपीस जैसे मोनालिसा डा विंसी की मास्टरपीस थी तो क्या है चीफ ड्योर ओके नेक्स्ट क्रिका इज अप्रोक्सीमेटली मतलब कुछ अराउंड ये टाइम पे है ना कुछ 5:30 से 9 बजे तक मैं आ जाऊँ नहीं सॉरी 5:30 से 9 बोलेगा 5:30 से 6 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो क्या है आप क्या बोल रहे हो क्रिका मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड ये टाइम पे मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी व्हाटएवर तो इस क्रिका क्या है क्रिका क्या है लैटिन वर्ड है क्रिका का मीनिंग क्या हो रहा है अप्रोक्सीमेटली ओके नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेर इज कलीग आपके कलीग को फ्रेंच में क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेर देन नेक्स्ट कॉन्ट्रीटेम्प्ट इसे क्या बोलेंगे अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट फ्रेंच में इसको कॉन्ट्रीटेम्प्ट बोला जाता है कॉन्ट्रीटेम्प्ट यानी कुछ माइनर डिस्प्यूट हो रहे हैं कुछ आपके किसी के साथ आपके कुछ डिसएग्रीमेंट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्ट्रीटेम्प्ट ये सारे वर्ड्स आप कहाँ पढ़ोगे भैया अभी आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे मैंने बोला ना जब आप ये सारी वर्ड्स आपको क्यों सिखाई जा रही है ताकि आप जब फ्यूचर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में जाओगे ना तो इसके कहीं ना कहीं आपको यूज मिलेंगे ही एंड प्लस आपके लिए कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो वर्ड्स है ना आपको भले अभी के अभी सारे सिलेबस में ना हो मतलब आपके बुक्स में हर वर्ड ये कहीं ना कहीं यूज किया हुआ ना हो बट आगे जब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में जाओगे कोई ना कोई वर्ड कहीं ना कहीं तो यूज होगा ओके इसके लिए हम अभी ही ये सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं या फिर आप सीएस बन रहे हो आपको तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी तो उसके लिए आपको काफी अच्छे वर्ड यहाँ सिखाए जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट कॉरिजेंडा नेक्स्ट क्या है कॉरिजेंडा अ थिंग टू बी करेक्टेड इन अ बुक अ थिंग टू बी करेक्टेड इन अ बुक कुछ गलती हुई है उसे करेक्ट करना है तो उसको आप क्या बोलोगे कॉरिजेंडा नेक्स्ट कोदुते नेक्स्ट क्या है कोदुते यानी वॉयलेंट चेंज इन गवर्नमेंट अचानक से गवर्नमेंट बदल दी जा रही है जो गवर्नमेंट थी उसको चेंज करके कोई और गवर्नमेंट आ रही है ये चीज बहुत हुई है पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट चेंज की है मिलिट्री ने ना कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट चेंज की ये गवर्नमेंट नहीं सही दूसरी गवर्नमेंट वॉयलेंटली गवर्नमेंट को चेंज किया गया है मतलब क्या बोलते हैं बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल हुआ लोग उसके अगेंस्ट बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले ये वो हुआ और गवर्नमेंट को चेंज किया गया रातों रात गवर्नमेंट बदली गई तो उसको क्या बोला जाएगा कोदुते क्या बोला जाएगा कुदुते देन नेक्स्ट कूदे ग्रेस क्या है अ फिनिशिंग स्ट्रोक फाइनल स्ट्रोक भाई इतना यूथेनेशिया बोल सकते हो यूथेनेशिया मैंने यूथेनेशिया वर्ड आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए जो किसी ने भी नहीं किया इजी था यार ढूंढ लेते नेट पे मिल जाता तभी यूथेनेशिया वर्ड था वैसे वो एनीवेज अब फिनिशिंग स्ट्रोक क्या है कोदू ग्रेस यानी कि लास्ट स्ट्रोक अब बस अब ये खत्म हो गया ना ये मारा कि बस काम खत्म जो चाहिए था वो मिल जाएगा इंडिया अगर जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एकदम से फिनिशिंग स्ट्रोक देना है अगर दिया तो पूरा जम्मू कश्मीर अपना हो जाएगा अभी तक दिया नहीं जिस दिन देंगे तब पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा तो दैट इज कोदू ग्रेस देन नेक्स्ट इज कुल दे सैक तो उसका मीनिंग क्या है अ ब्लाइंड या डेड
डेड एंड को क्या बोला जाएगा, कोदू सैक। तो उसमें क्या है, अ फेलियर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन 1962 सॉ आवर फॉरेन पॉलिसी रिच आउट टू पुल दिस एक्ट, मतलब डेड एंड पे अब हमारी फॉरेन पॉलिसी आ गई है, अब पता नहीं क्या करना है, किधर जाना है, क्या करे, खत्म, यहीं पे काम खत्म हो गया। तो दैट इज कुल दिस एक्ट। ठीक है, इतने समझे। अगेन हमेशा की तरह पॉज करो, पीछे जाओ, पूरा रीड करो, ठीक है, देन ही आगे आना है, चलेगा। तो चलो आप पॉज कीजिए, रीड कीजिए।